नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 144 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच वेदा डील्स विद मैजिकल फॉर्मूला। तो बोलते हैं कौन सा वेद ऐसा है जो मायावी नुस्खे से संबंधित है, जो मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में बात करता है, जहां पर एक तरह से आप कह लीजिए तंत्र मंत्र के बारे में जो है बात की गई है। तो अथर्व वेद है ऐसा जिसमें तंत्र मंत्र के बारे में जो है बात की गई है। लास्ट टाइम भी जब हमने हिस्ट्री की वीडियो डिस्कस की थी तो उसमें क्या क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, उसमें क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि कौन सा वेद संगीत से जो है वो डील करता है। तो संगीत के साथ जो है वो साम वेद है जो डील करता है। वेदों की जब भी बात की जाती है तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना आप कह लीजिए। वेदों में जो है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है वो आ जाते हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त आते हैं, एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त जो है वो आते हैं। और ऋग्वेद गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से जो है वो लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि सामवेद जो है वो सामवेद में कितनी रचनाएं हैं। सामवेद में 1875 रचनाएं हैं, इसमें से 75 रचनाएं ऐसी हैं जो ऋग्वेद से जो है वो ली गई हैं। और इसमें गाना बजाना, म्यूजिक आप कह लीजिए, ये सारा जो है इसके साथ ये डील करता है। और एक एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे वेदों के बारे में क्वेश्चन हो गए। कई बार एग्जामिनर को जब बहुत ही डीप में पूछना होता है तो वो क्या पूछ लेता है कि उपनिषद मत शब्द का क्या मतलब है। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, या फिर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ये जो है वो उपनिषद का मतलब होता है। तो ऋग्वेद हो गए 4 के 4, उपनिषद हो गए, ये सभी आपने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 145 में बोलते हैं विच मौर्य रूलर फाउट द कलिंग वॉर इन 261 BC। तो बोलते हैं कि किस मौर्य शासक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इनडायरेक्टली कि कलिंग का युद्ध जो था वो अशोक ने लड़ा था और 261 BC में जो था वो लड़ा था। परंतु वहां पर क्वेश्चन क्या था डिस्कस हुआ था, वहां पर क्वेश्चन डिस्कस हुआ था कि अशोक का कौन सा शिलालेख ऐसा है जो पशु बलि की निंदा करता है। वो क्वेश्चन वहां पर डिस्कस हुआ था। तो अशोक के शिलालेख की बात करें जो पशु बलि की निंदा करता है, तो अशोक का पहला ही शिलालेख जो है वो पशु बलि की निंदा करता है। अशोक के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं, अशोक के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं कि अशोक जो था ये कौन से वंश से संबंध रखता था। मौर्य वंश से ये संबंध रखता था। अशोक ने जो था वो किस धर्म को अपनाया था, अशोक ने जो था वो बुद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। अशोक ने जब बुद्ध धर्म को अपनाया था तो ये किसके प्रभाव में आए थे, जहां से ये प्रेरित हुए थे बुद्ध धर्म के लिए, तो ये मोगली मोगली पुत्रस्थित जो थे इनके प्रभाव में आए थे। और ये इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भी फिर अपने धर्म अनुयायी जो था वो अलग अलग स्थानों पर भेजे। हिमालय की तरफ जो इनके द्वारा भेजे गए, तो हिमालय की तरफ जो था वो इन्होंने मझिम को भेजा था। श्रीलंका में इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, ये आप ध्यान रखिए। तो ये अशोक के बारे में हमने लगभग सारा कवर कर लिया। अशोक अगला क्वेश्चन देखिए 146 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच दिल्ली सुल्तान इन्वेडेड देवागिरी इन 1294। तो बोलते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो देखो देवगिरी पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो देवगिरी पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा, जब एग्जामिनर ने बड़े डीप में क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लेगा कि कब आक्रमण किया था। आक्रमण किया था 1294 में, 1294 में जो था वो आक्रमण किया गया था। अगर हम जलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर देखो खिलजी वंश की स्थापना की बात करें तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो था वो खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी आए थे। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुरसास्प हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन अमीर खुसरो भी हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था जो काफ़ी फेमस और बहादुर भी रहा, उसका नाम था मलिक काफूर, ये ध्यान रखें। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सुधार किए और अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में जो है वो बाजार की नीति को लेकर सुधार किए गए। इसने अपनी
गुप्तचर प्रणाली जो थी उसका गठन किया, उसको अपग्रेड किया। तो ये सब ध्यान रखें। उसके बाद तुगलक वंश भी आया। तुगलक वंश की अगर हम जब भी स्थापना की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की जो था वो स्थापना की गई थी। और तुगलक वंश में एक शासक हुए जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद में अपनी राजधानी जो था वो स्थापित की थी। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दौलताबाद की इन्होंने स्थापना की थी। और तुगलक वंश में अगर हम बात करते हैं तो तुगलक दौलताबाद मूल रूप से जो था वो देवगिरी हुआ करता था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जिसको मुबारक खिलजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो कुतुबाबाद कहा जाता था, और देवगिरी को जो था वो कुतुबुल इस्लाम भी कहा जाता था। तत्कालीन इतिहासकारों की अगर बात करें, उस टाइम के इतिहासकारों की, तो दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए और दिल्ली जो था वो उजाड़ हो गया था और इनके दिल्ली सुनसान पड़ गया था जब सभी को दौलताबाद जाने के आदेश किए गए। दौलताबाद को मूल रूप से देवगिरी भी कहते थे। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। अब ध्यान रखना है कि 1290 से लेकर 1296 के बीच में जो था वो कार्यकाल किया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। 1290 से लेकर 96 तक, 1290 टू 96 तक, और 1294 में ये देवगिरी को इन्वेड किया। आगे बोलते हैं 147 क्वेश्चन में बोलते हैं निकिटिन वॉज आ। तो निकिटिन देखो एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था। अब ये बोलते हैं कि ये कौन सी कंट्री से आया था, कौन सी कंट्री का ये व्यापारी था। तो निकिटिन जो था वो एक रशियन व्यापारी था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हम बहुत बार HPG में पढ़ते रहते हैं निकोलस रोरिक के बारे में। निकोलस रोरिक एक रशियन पेंटर थे, ये आपने ध्यान रखना है निकोलस रोरिक के बारे में कि ये एक रशियन पेंटर जो था वो हुआ करते थे। तो ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। देखो बहुत सारे ट्रैवलर जो था वो अलग अलग कार्यकाल के दौरान जो था वो आते रहे और वो ट्रैवलर जो था वो इम्पोर्टेंट बन गए। इम्पोर्टेंट क्यों बन गए? क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में पूछे जाने लगे। अब उन ट्रैवलर जो भी ट्रैवलर थे ना उनकी बात कर लेते हैं, उनके नामों की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ट्रैवलर थे। अगर देखो हम अगर लेटेस्ट कोई बात करते हैं तो लेटेस्ट विलियम हॉकिंस आ जाते हैं। विलियम हॉकिंस जो आपने ध्यान रखना है जहांगीर के कार्यकाल के दौरान आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो था वो आए थे। फाहेन की जब भी बात की जाती है तो फाहेन एक चीनी यात्री था। और आप मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन है आपके लिए कि चंद्रताल झील जो है इसको लोहित्या सरोवर भी कहा गया और एक चीनी यात्री के द्वारा इसे लोहित्या सरोवर कहा गया था। उस चीनी यात्री का क्या नाम था? ये क्वेश्चन मैंने क्विज की फॉर्म में भी डाला था, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। वैसे आपको पता होगा। और आप ध्यान रखना कि ये चीनी यात्री था। और इसके अलावा फ्रांसो बेरिनियर भी थे, ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे और ट्रैवल इन्होंने यहाँ पर किया था। हेंस सांग को आप कैसे भूल सकते हैं, ये भी एक चाइनी यात्री था। इबन बतूता ये भी एक यात्री था और ये मोरक्को से जो था वो आया था। मार्को पोलो की जब भी बात की जाती है तो ये एक यूरोपियन ट्रैवलर था, ये ध्यान रखना। मैगस्थनीन की बात करते हैं तो ये एक सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर इनके एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, ये ध्यान रखिए। और बात की जाती है थॉमस रो की, तो थॉमस रो जो था ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था, जहांगीर के कार्यकाल के दौरान जो था वो आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर आपने जान लिए। सारे के सारे ट्रैवलर इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है, तो इनको ध्यान रखना। फिर से हम रिवाइज करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में कभी। आगे बोलते हैं 148 क्वेश्चन में बोलते हैं शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड। तो बोलते हैं शिवाजी का जो शासन प्रबंध था उसको कहा जाता था। देखो शिवाजी का जो शासन प्रबंध था उसको किस नाम से जो था वो जाना जाता था? उसको अष्टप्रधान भी कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब अष्टप्रधान उसको क्यों कहा जाता था? क्वेश्चन ये बन जाएगा। अष्टप्रधान उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि शिवाजी के कार्यकाल के दौरान 8 प्रधान जो था वो मुख्य रूप से हुआ करते थे। इन 8 प्रधानों में क्या क्या नाम आते थे? इन 8 प्रधानों में जो था तो इनमें पेशवा आते थे, इनमें अमात्य आते थे, इनमें वाक्यनवीस आते थे, इनमें सुरनवीस आते थे, इनमें दवीर आते थे, इनमें सरे नौबत आते थे, इनमें पंडित राव आते थे, इनमें न्यायाधीश जो था वो आते थे। तो ये 8 लोग थे, इनको अष्टप्रधान कहा गया। ये मुख्य थे, मतलब जो भी डिसीजन लेने होते थे तो इन सभी का रोल कहीं ना कहीं पर होता था। जैसे कि पेशवा, इसको प्रधानमंत्री एक रूप से कहा गया, राज्य की शासन की देखभाल ये करता था। अमात्य जो था ये वित्त मंत्री, एक आप कह सकते हैं कि राजस्व विभाग को ये देखता था। वाक्यानवीस जो था ये मंत्री जो था वो राजा के दरबार की जो प्रतिदिन की कार्यवाही होती थी उसको ये देखता था। सुरनवीस जो था वो राजा का जो राजकीय जो पत्र व्यवहार होता था उसको ये देखते थे। दवीर जो था वो विदेश मंत्री के रूप में काम करते थे। तो सरे नौबत जो थे वो सेनापति से संबंध थे, सेनापति के संबंधित कार्यों को देखते थे। पंडित राव जो थे वो अनुदान से संबंधित कार्यों को देखते थे। न्यायाधीश तो नाम से पता चल रहा है कि न्याय से रिलेटेड जो कार्य होंगे उनको देखेंगे। तो
इन सभी के ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं। इन सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जब चलता था तो इन्हीं सभी के बलबूते पर जो था वो चलता था, तो इसीलिए इनको अष्टप्रधान कहा गया। शिवाजी की जब भी बात की जाती है तो पुरंदर की संधि आपने ध्यान रखना है कि 1665 में जो था वो हुई थी पुरंदर की संधि। शिवाजी ने के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि शिवाजी जो था वो कब जो था वो इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो 1674 में जो था वो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। कार्य तो ये बहुत पहले से कर रहे थे, राज्याभिषेक थोड़ा सा लेट हुआ था 1674 में, तो ये ध्यान रखें। ये सारे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से एकत्रित कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन, बोलते हैं हु वॉज द वॉइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो बोलते हैं चौरी चौरा की घटना जो कि 1922 में हुई थी, उस दौरान बोलते हैं कि कौन था यहाँ का वाइसराय भारत का। आपको पता है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो था वो 1857 के विद्रोह के बाद वाइसराय अपॉइंट किए जाने लगे। तो 1922 में जो वाइसराय यहाँ पर हुए उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, लॉर्ड रीडिंग जो था वो उनका नाम था। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि चौरी चौरा की घटना जो था वो कब हुई थी, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। एग्जैक्टली कब हुई थी, एग्जैक्टली चौरी चौरा की घटना जो था वो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इस घटना में जो था वो भीड़ जब बहुत ही आग बबूला हो गई थी, जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, तो भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को जो था वो थाने के अंदर ही जो था वो जला दिया था। अच्छा, अगर वाइसरायों की बात की जाती है तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से लेकर कब तक जो था वो रहा था। देखो, लॉर्ड रीडिंग की कार्यकाल की बात की जाती है तो इनका कार्यकाल जो था वो 1922 में जब ये चौरी चौरा घटना हुई थी उस दौरान ये थे। इससे पहले ये 1921 में वाइसराय बने और 1926 तक जो था ये वाइसराय रहे थे। भारत आने वाला ये पहला यहूदी वाइसराय जो था वो हुआ करता था, ये भी आप ध्यान रखें। और इन्होंने सिविल सर्विसेज को लेकर भी सुधार किए। इंग्लैंड सिविल सर्विस की परीक्षा जो था वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी जो था वो होने लगी थी, तो इसके लिए इन्होंने प्रयास किए थे। इनसे पहले लॉर्ड चैम्सफोर्ड हुआ करते थे, ये 1916 से लेकर 1921 तक जो था वो रहे थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान आपने ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट जो था वो पारित हुआ था, ये 1919 में पारित हुआ था। और इसके बाद 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन जो था वो रहे थे। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान जो था वो साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें क्या क्या मुख्य रूप से आती हैं। गांधी इरविन समझौता जो है इस दौरान हुआ था। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो प्रारंभ हुआ था। इसमें पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में वो भी हो गया था। ये सारी चीज़ें जो था वो वहाँ पर हुई थी, मैनी मोर। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद कौन आया, तो इसके बाद लॉर्ड विलिंगडन आए थे 1931 से लेकर 1936 के बीच में, तो ये भी इंपॉर्टेंट थे। और ये सारे वाइसराय आपने ऐसे ही याद रखने हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड आपने जान लिया। लॉर्ड डफरिन रह गया। लॉर्ड डफरिन कब से लेकर कब तक थे, लॉर्ड डफरिन जो था वो 1884 से 1880 तक थे। लॉर्ड कैनिंग की भी बात कर लेते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो था वो कब से लेकर कब तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग जो था ये रहे थे 1856 से लेकर 62 तक। इनके दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ था, वो ध्यान होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अल हिलाल न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय। तो बोलते हैं अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा जो था वो प्रारंभ किया गया था। देखो, अल हिलाल, पहले तो ध्यान रखना है कि ये एक न्यूज़पेपर था और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अल हिलाल न्यूज़पेपर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो था वो चलाया गया था। ये उर्दू में चलाया गया था, वीकली न्यूज़पेपर जो था ये था। ये आप ध्यान रखें। महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से न्यूज़पेपर चलाए गए थे, इनके द्वारा यंग इंडिया चलाया गया था, नवजीवन चलाया गया था, हरिजन चलाया गया था, इंडियन ओपिनियन जो था वो चलाया गया था। इनके आप ये न्यूज़पेपर ध्यान रखिए। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर चलाया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो था वो कॉमरेड एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था वो चलाया था। कॉमरेड वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर इनके द्वारा चलाया गया था। और बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के द्वारा चलाए गए, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि मिरात उल अखबार न्यूज़पेपर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा चलाया गया था। और इसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा चलाया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा रस्त गोफ्तर न्यूज़पेपर भी जो था वो चलाया गया था। और आपने ध्यान रखना है इंडियन मिरर जो था वो NN सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक का नाम आप बहुत बार पढ़ते हैं, इनके द्वारा केसरी और मराठी न्यूज़पेपर 1884
1941 में लॉन्च किए गए थे। और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा भी एक पत्रिका ही है, आप कह लीजिए, ये चलाई गई थी जिसका नाम था परिदर्शक जो था वो इनके द्वारा चलाई गई थी। और अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं तो इनके द्वारा तंगजीन उल अखबार एक जर्नल जो था वो चलाया गया था। तंगजीन उल अखबार नाम ध्यान रखना है आपने। और आपने लाला लाजपत राय पढ़े हैं जिन्होंने वंदे मातरम और द पीपल नाम से एक न्यूज़पेपर चलाया था। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने लीडर नाम से इंग्लिश एक न्यूज़पेपर चलाया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर चलाया गया था। तो ये बहुत सारे न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिए जो कि ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि नाम तो आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर सुने हैं इनके। इंपॉर्टेंट ये होता है कि बस आप इनको रिवाइज करते रहें, आपको स्मरणीय रहें, ध्यान आपको ये रहे, तो ये ध्यान रखना है। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज्ड बाय। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था ये सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा जो था वो दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन डी भगत सिंह जो है वो सही आंसर है। अब अगर हम स्लोगन की बात करते हैं तो स्लोगन में पहले तो मैं बेसिक आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये स्लोगन दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी ने जो था वो दिया गया था। ये आप ध्यान रखिए कि तो बहुत ही बेसिक स्लोगन है। जब हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो था वो टैट के लिए वीडियोस बनाई थी, टैट के लिए तैयारी की थी, तो उस तरह के स्लोगन यहाँ वहाँ पर पूछे जाते हैं, वहाँ पर हमने पढ़े थे। कई बार तो एचएस में ही मैच करने के लिए इस तरह के स्लोगन आ जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। अब ये जो इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन है कई बार पूछ लिया जाता है कि ये इनिशिएट किसने किया था सबसे पहले? तो ये हसरत मोहानी के द्वारा जो था वो इनिशिएट किया गया था, है ना। हसरत मोहानी ने जो था इसको इनिशिएट किया था। और आपने ये ध्यान रखना है कि ये स्लोगन पॉपुलर हो गया जब हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ हुई थी, तो उस दौरान ये ज़्यादा जो था वो फेमस हो गया। उस दौरान आपने ध्यान रखना है कि अशफाक उल्ला खान और भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, ये सब लोग जो था वो जुड़े हुए थे। कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई थी? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक थे उसमें सचिंद्र सान्याल आ जाते थे, राम प्रकाश बिस्मिल आ जाते थे, योगिंदर सेन चटर्जी आ जाते थे, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोग जो था वो आ जाते थे। इसी पार्टी को 1928 में बदल दिया गया और इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी जो था वो रख दिया गया, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्टिकल रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम रख दिया गया। इसके साथ भगत सिंह, सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, ये सारे लोग जो था वो जुड़े हुए थे। तो इन सभी के नाम आपने ध्यान रखने हैं। और काकोरी कांड मैंने पिछली बार आपसे पूछा गया था, काकोरी कांड जो था वो कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र जिसको आप कहते हैं, ये षड्यंत्र जो था वो 1925 में जो था वो हुआ था। ये आप ध्यान रखिए। और आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसका नाम काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो रख दिया गया है, क्योंकि एक ट्रेन थी जिसके ऊपर डकैती जो था वो डाली गई थी, सरकारी खजाने को लूटा गया था। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन जो था वो इसका नाम रख दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास वाज मेन प्रोग्राम ऑफ। तो बोलते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास थी, पिछड़ा वर्ग था, उसको अपलिफ्ट करना, उसका उत्थान करना किसका मुख्य मिशन था? तो ये सत्याशोधक समाज का जो था वो मुख्य मिशन था कि बैकवर्ड क्लास को जो है वो अपलिफ्ट किया जाए जैसे न तैसे, और ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम सत्याशोधक समाज की जो है वो बात करते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो सत्याशोधक समाज से बनते हैं वो आपको पहले पता होने चाहिए। क्वेश्चन बन जाता है कि सत्याशोधक समाज इसकी स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बन जाता है कि स्थापना कब की गई थी? तो 1872 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। ज्योतिबाई फुले के द्वारा गुलामगिरी एक पुस्तक भी जो था वो लिखी गई थी, जो एचएस में भी कई बार पूछी गई है, तो उसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एचएस के भी प्रीवियस ईयर के पेपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं। ऑल एग्जाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हमने डिस्कस किए हुए हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल वॉज बॉर्न एट। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्म बोलते हैं कहाँ पर हुआ था? देखो, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन हम बहुत कम पढ़ते हैं, परंतु इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नादियाद में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है कि इंडिया के जो है वो पहले जो था वो क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, वाइस प्राइम मिनिस्टर बने थे ये पहले, और इनके पास होम मिनिस्ट्री भी जो था वो उस टाइम थी। अगर वल्लभ भाई पटेल की हम बात करते हैं कि इनका जन्म कौन से ईयर में हुआ, तो इनका जन्म जो था वो 1875 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। इनकी देहांत जो था वो 15 दिसंबर 1950 को जो था वो हो गया था। और महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो देखो, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि अब थी, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में, इनकी 30 जनवरी अभी थी ना, 30 जनवरी को इनका जो था वो इनको असैसिनेट कर दिया था, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। बिरला हाउस न्यू दिल्ली में इनकी हत्या जो था वो कर दी गई थी। तो 30 जनवरी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 30 जनवरी आपने ये भी ध्यान रखना है कि किस दिन के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो 30 जनवरी जो है वो शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखो, शहीद दिवस आपको पता है अलग अलग रूप से मनाया जाता है। एक तो वो दूसरे वाला जो आप सोच रहे हैं वो अलग है, परंतु गांधी जी की पुण्यतिथि को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो था वो गांधी जी का गोली मारकर जो था वो हत्या इनकी कर दी गई थी। एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गांधी जी के केस की सुनवाई जो था वो हिमाचल में भी कहीं पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? इस गांधी नाथूराम गोडसे जो था ना, उसकी जो सुनवाई चली थी ना, तो वो हिमाचल में भी कहीं पर हुई है। हिमाचल जीके में हमने बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, जो हमने अपने चैनल पर डाल रखी हैं यूट्यूब चैनल, तो उन वीडियोस में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। बाकी देखो, क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस करने हैं क्यूज की फॉर्म में, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहां से सर्च करना @allexam31 इस तरह से, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्यूजीज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, हर एक चीज़ मिल जाती है जो भी आपकी एग्जाम में जो है वो हेल्प करती है। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।